रिकॉर्डिंग पे जा। देखो चाहे एक बार फटाफट देखो मैं क्या रिपीट किया कि एक बार पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को समझा अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट ये सबसे पहला पॉइंट आपको आज फटाफट फटाफट एक बार रिवाइज करें बेटा। अटैकिंग रिएजेंट पहला था आपका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट दूसरा था बेटा आपका न्यूक्लियोफाइल। देख लो सर एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट की बाकी आप चेक करो। न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। एक आपका इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है बेटा। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है दूसरा आपका इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट में क्या देखो बेटा आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर होगा उसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहेंगे। ये आपका प्लस जो भी प्लस होंगे आपके सारे Cl प्लस हो गया Br प्लस हो गया CH3 प्लस हो गया NO2 प्लस हो गया SO3H प्लस हो गया एटसेट्रा ये सारे आपके। नंबर सेकंड आपका E न्यूट्रल वाले बेटा। न्यूट्रल में आपका BF3 हुआ लुइस एसिड जितने भी AlCl3 हो गया PCl SO2 हो गया बेटा CO2 चलो बेटा CO2 हो गया PCl5 हो गया एटसेट्रा ये सारे। उसके बाद फिर आपने लिखना है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बेटा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ये आपके देखो इसका एग्जांपल। हाँ मैं से एक बार समराइज कर रहा हूँ जैसे शॉर्ट में शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं है ना। शॉर्ट नोट्स महिमा कैसे बनाते हैं ऐसे बनाते हैं इसको ऐसे याद रखते हैं क्योंकि ज्यादा कथा नहीं लिखते बिल्कुल भी। यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर यहाँ चेंज करो देखो मैं वो आए थे डिस्टरबेंस हो गया था। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर याद रखना बेटा सॉरी। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा जो एक्सेप्ट करेगा वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल में एक आपका Nu माइनस हो गया जितना भी Cl माइनस है Br माइनस है I माइनस है आपका CH3 माइनस है ना Cn माइनस F माइनस OH माइनस सारे के सारे जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो सब क्या कहलाते हैं आपके। उसके बाद आपका न्यूट्रल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा बट नेगेटिव चार्ज नहीं होगा जैसे आपका NH3 होगा H2O हो गया ROH हो गया ROH में भी O के पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद आपका RNH2 हो गया ठीक है Cn माइनस। उसके बाद होता है आपका
एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल में देखो कौन कौन सा आपका, हाँ सी डबल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एक पेयर यहाँ तो एक सी के पास नेगेटिव चार्ज, ओ नेगेटिव चार्ज है, एन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड ओ ये हो गया, एस के पास नेगेटिव चार्ज सी ट्रिपल बॉन्ड एन ये हो गया, एटसेट्रा। तो महिमा देख ध्यान से एक ही बार में समराइज करके लिखते हैं। अटैकिंग रिएजेंट आपने लिखे हैं, अटैकिंग रिएजेंट में आपके इलेक्ट्रोफाइल टू टाइप्स के हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा आपका है ना एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, एक आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, फिर आपका न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, फिर आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, फिर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, आपका तीन टाइप्स के आपके न्यूक्लियो, यानी शॉर्ट में जैसे हम कहते थे ना कि 50 पेज की थ्योरी पढ़ी उसे 5 पेज 10 पेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो ऐसे याद रखते हो समराइज करके थोड़ा सा सी, ज्यादा वैसे नहीं करते। इसके बाद मैंने आपसे कहा था क्या, H3O+ मैंने कहा था, देखो याद रखना क्या क्या, नोट करके अलग से याद रखते हैं, नोट करके अलग से याद रखते हैं, नोट क्या करना है, यानी फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप मेटल कैटायन, फर्स्ट ग्रुप के मेटल कैटायन, सेकंड ग्रुप के एल्कलाइन मर्क, यानी सेकंड ग्रुप आपका जो होगा एल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायन, एल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायन, और फिर आपका अलग से Al3+ एंड NH4+, ये आपके सारे कैटायंस हैं, बट ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। जैसा मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप मेटल कैटायंस कौन कौन होंगे फर्स्ट ग्रुप में आपका, लिथियम, Na+, K+, Rb+, सारे यानी। तो सेकंड ग्रुप के जितने भी आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, वो सारे वो भी आपके, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, और जब उनके ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करेंगे। तो यानी फर्स्ट ग्रुप मेटल कैटायन, सेकंड ग्रुप आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायन, तो ये और अलग से ये आपका Al3+ एंड NH4+, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेंगे, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे, तो ऐसे याद रखते हैं भाई। ऐसे याद रखते हैं आप लोग। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल के बाद फिर था आपका डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो ध्यान से कौन कौन से इफेक्ट थे आपके, एक था आपका इंडक्टिव इफेक्ट, एक था आपका, सर एक सेकंड से, हाँ वो तो लिखे हुए पहले, पहले लिखे हुए हैं बेटा। लिखो फटाफट। ठीक है ऐसे याद रखना है, बट यहाँ अगर कहीं H3O+ कहता है ना, इसमें केवल एक ऐसा है जो H3O+ है आपका, H3O+, H3O+ एक अकेला है, यानी H3O पे पॉजिटिव चार्ज है, बट फिर भी ये क्या है, इसके ये न्यूक्लियोफाइल है, H3O+ आपका न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बेटा। नेक्स्ट आपका हेडिंग है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आप लोगों से बताया था, देखिए क्या था बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द ग्रुप और अवे द ग्रुप, displacement of sigma electrons along the chain of carbon atom towards or away the group is known as the inductive effect।
इंडक्टिव इफेक्ट में आपको क्या याद रखना था? देखिए 2 टाइप्स के थे आपका, एक तो था प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट जो सी, सिंगल बॉन्ड आपका सी, फिर सिंगल बॉन्ड आपका सी, ऐसे सिंगल बॉन्ड आपका सी, ये यहाँ पर आपका ग्रुप लगा हुआ है। यानी ग्रुप से किसकी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, किसकी ओर होंगे? चेन ऑफ द कार्बन एटम्स। ये देगा इलेक्ट्रॉन्स, तो डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, डबल डेल्टा नेगेटिव, यहाँ 3 ट्रिपल डेल्टा नेगेटिव। इस कार्बन पे यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, नो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होना बेटा, यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं होना, नो डिस्प्लेसमेंट, याद रखेंगे। फिर आपको याद रखना कि यानी ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, परमानेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट टेक्स प्लेस बिटवीन द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, displacement of sigma electrons along the chain of carbon atoms towards the group or away the group is known as the inductive effect। और ग्रुप आपके कौन कौन से होंगे? सबसे ज्यादा आपका होगा CH2 माइनस, उसके बाद आपका NH माइनस, उसके बाद आपका O नेगेटिव, उसके बाद आपका COO नेगेटिव, उसके बाद आपका था M3, Me3 C, फिर आपका Me2CH, उसके बाद फिर आपका MECH2, चलो बेटा, और उसके बाद आपका CH3 सबसे लास्ट में। तो ये आपका प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं। माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट देखो किधर को होगा आपका, ये आपका ग्रुप है, यहाँ आपका पार्शियल, पार्शियल आपका नेगेटिव हो गया, ये पार्शियल आपका पॉजिटिव, फिर डबल, डबल डेल्टा पॉजिटिव हुआ, ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव आपका, ये आपका ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव, कौन कौन से ग्रुप थे अगर आपके याद हो तो? कौन कौन से ग्रुप लिखवाए थे महिमा? NF3, NF3 प्लस, उससे कम आपका NH3 प्लस, उसके बाद आपका NHR2 प्लस, NH, हाँ एक NF3 है बेटा, ये NF3 है, पहले वाला NF3 है, फिर NH3 है, फिर यहाँ आपका NH2R है, NH2R, फिर आपका NHR2 पॉजिटिव, फिर आपका NR3 पॉजिटिव। ये सारे किसके याद रखे आपने? N के, N पर सभी पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, और NO2CN, NO2, NO2 CN, SO3H, SO3H, आपका CHO, और फिर आपका CO, ये अलग है बेटा। देखो ध्यान से, ये अलग अलग याद रखते हैं, वैसे कंटिन्यू यहीं से कंटिन्यू करते हैं इसके आगे, ऐसे यार डबल यानी ग्रेटर देन ऐसे यहीं से लिखते हैं। आओ भाई आओ फटाफट आओ। CnSO3H, तीसरा जो आपका है COH हो गया, COOH, COCl, COCl, COR, CONH2, ये आपका तीसरा पॉइंट, यहाँ पर ये थर्ड है। चौथा पॉइंट अलग से मैं अलग यहाँ लिख देता हूँ, फोर्थ पॉइंट आपका
चौथा पॉइंट में आपका FClBr I, उसके बाद आपका OHOR, फिर आपका NH2। बस इतने से यहाँ तक याद रखना आपको। NH2 के बाद अगर रखना है तो C6H5, C6, ये C6H5 आपका फिनाइल ग्रुप है बेटा, फिनाइल ग्रुप है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपका जरूर एक निकलता है माइनस आई इफेक्ट से। तो माइनस आई इफेक्ट के यानी चारों बात आपको याद रखनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कंटिन्यू है यहाँ। इसके बाद फिर ये आ जाएगा, इसके बाद फिर वो आ जाएगा, लेकिन मैंने 4 पार्ट में ताकि जिससे याद हो जाओ। पहले सारे एन पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, एनिलीनियम आयंस हैं सारे, एनिलीनियम आयन वाले सारे। फिर आपका NO2 CnSO3 HCHO CO कीटोनिक ग्रुप है। फिर आपका COH COCl CO, ये आपका यहाँ पे COOR है बेटा, याद रखेंगे। एस्टर है आपका, ये COOR है, ये आपका एस्टर है COOR। और फिर आपका एमाइड है, एक एसिड है, फिर एसिड क्लोराइड है, फिर आपका एस्टर है, फिर एमाइड है, फिर आपके हेलोजेंस क्या हैं, फिर आपका एल्कोहल, फिर एल्कोक्सी, फिर आपका एमाइंस, फिर आपका फिनाइल ग्रुप है। महिमा देखे याद है क्या सारे? नहीं है, ये रट्टा लगाना है इन पर सारों पे ऐसे ही, है ना। प्लस आई वाले तो सारे सिंपल हैं, प्लस आई वाले तो कम है, माइनस आई वाले ज्यादा हैं। और माइनस आई वालों को उसी सीक्वेंस में याद रखना है, इस सीक्वेंस में ही याद रखना है। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट में अगर कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकता है भाई। इंडक्टिव इफेक्ट में अगर कोई बात किसी ने पूछनी है तो पूछ सकता है। अच्छा, ऐसा उतारेंगे अभी? हाँ, फोटो ले लें। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ताकि पहले आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। फटाफट फटाफट देखते हैं, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। हटा दूं? हटा दे बेटा। नेक्स्ट आपका था एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ, आओ बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर पहला था, पहला एप्लीकेशन है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पहला एप्लीकेशन है, यानी प्लस आई इफेक्ट। बस ऐसे याद रखते हैं, प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, बेसिसिटी ऑफ एमाइंस की बात हो रही है। बेसिसिटी ऑफ एमाइंस में प्लस आई इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। बट बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, बेसिसिटी ऑफ एमाइंस इन एक्वस फेज, in aqueous phase depend on, in aqueous phase depend upon steric effect, डिपेंड अपॉन स्टेरिक इफेक्ट। ये बात मैंने आप लोगों को समझा रखी है बड़े अच्छे से पहले। वो तो यहाँ शॉर्ट में कैसे याद रखते हैं, ऐसे याद रखना आपको, बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, बेसिसिटी ऑफ एमाइंस में याद रखना कि प्लस आई इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। और बट बेसिसिटी ऑफ एमाइंस in aqueous phase, in aqueous phase depend upon, in aqueous phase, in aqueous phase depend upon, in aqueous phase
in aqueous phase, basicity of amines in aqueous phase depends on। अलीजा देखती रहे इधर, क्या तो आती से एकदम बातें करनी शुरू कर देती है। बेसिसिटी ऑफ एमाइंस इन एक्वस फेज डिपेंड्स ऑन स्टेरिक इफेक्ट। उसके बाद एक एप्लीकेशन आपका ये हुआ, दूसरा एप्लीकेशन आपका ये हुआ, तीसरा एप्लीकेशन क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ, वो तो लिखवाया हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो रजिस्टर में लिखा हुआ है, ये तो मैं रिपीट कर रहा हूँ सारी बात। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन प्लस आई इफेक्ट proportional to stability of कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये बात आपकी। माइनस आई इफेक्ट की अगर बात करते हैं, माइनस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। उसके बाद चौथा जो एप्लीकेशन था आपका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन प्लस आई इफेक्ट जो था आपका, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन और माइनस आई इफेक्ट जो है आपका प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। ये चार एप्लीकेशन से याद रखने किसके? इंडक्टिव इफेक्ट के। पहला था एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सेनिरोन लिखा होगा, है ना। दूसरा था आपका बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। तीसरा था आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, ये लिखवाया हुआ था, वैसे अलग से भी लिखवाया हुआ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। और चौथा एप्लीकेशन आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन। तो ये इस टाइप से लिखा था। एक क्वेश्चंस फटाफट बताओगे मुझे, क्वेश्चंस बताएंगे। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, arrange in the increasing order of basicity of the following amines, of the following amines महिमा साक्षी आपको बताना क्वेश्चन हो। ऑफ द फॉलोइंग amines arrange in the increasing order of basicity of the following amines। महिमा साक्षी, ये आप लोगों ने बताना है। CH3 होल ट्वाइस NH, उसके बाद आपका अमोनिया, और सबसे बाद में C6H5NH2। इन चारों को बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नहीं एकदम से नहीं टाइम मिलेगा आपको, इनको आप बिल्कुल आराम से सोच लें, सोच के बता। मैं बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, कुछ एमाइंस लिखे मैंने, इनको अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एमाइंस। कुछ एमाइंस है, अमोनिया एमाइंस है, ये इनको बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एमाइंस। टाइम मिलेगा आपको, 2 मिनट का टाइम आपके पास, सोच लीजिए, करिए।
अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एमाइन। बोलो। सबसे पहले आपका थर्ड हो गया, फिर फोर्थ है, फिर फर्स्ट है, फिर आपका, आप बोले बेटा, 2, सबसे कम 2, फिर और, मेरा यही था सीन। अच्छा ये 2 1 4 3, कोई और बता मैं। देखो ध्यान से रखते हैं, क्या बात याद रखते हैं। एलिफेटिक एमाइंस मोर बेसिक देन द एरोमेटिक एमाइंस। एलिफेटिक एमाइंस मोर बेसिक देन द एरोमेटिक एमाइंस। तो C6H5 सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि ये एरोमेटिक एमाइन है। तो ये 2 1 3 4 एरोमेटिक एमाइन है ये। तो सबसे कम कौन हो जाएगा? तो सबसे कम आपका हो जाएगा फोर्थ, उससे ज्यादा हो जाएगा आपका थर्ड, उससे ज्यादा हो जाएगा सेकंड, और सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका, और उसके बाद आपका फर्स्ट, और सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा सेकंड। ये आपका आंसर होगा, देखो ध्यान से। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, एक जगह गड़बड़ करी बस आप लोगों ने। कहाँ पर? थर्ड और फोर्थ में। थर्ड और फोर्थ में गड़बड़ करी, इस बात को याद रखेंगे। इस बात को याद रखेंगे कि हाँ एरोमेटिक एमाइंस हमेशा लेस बेसिक होगा एलिफेटिक एमाइंस है। तो ये पहले तीन क्या है आपके? एलिफेटिक एमाइंस है ना। और चौथा आपका जो है वो एरोमेटिक एमाइंस है। मलाइका आपका नंबर है अब की बार। क्या मलाइका ही तो नाम है? मलिका में भूल गया था, मलाइका मैं पहले भी मलाइका ही कहता था शायद, है ना। मलाइका है ना। तो मलिका आपका नंबर है अब की बार, क्योंकि इसको मैं पहले से जानता हूँ ना, इसको मैंने पढ़ा रखा पहले ही। मलिका आपका नंबर है। सोच क्वेश्चंस में क्या कर रहा हूँ, आप लोगों का नंबर है, बताओ फटाफट क्वेश्चन। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी कैसे भी अरेंज कर देंगे आप। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, एक तो आपका ये है, उसके बाद फिर एक आपका ये है बेटा, तीसरा आपका ये है, चौथा आपका ये है, चौथा आपका ये है, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आपके चार हुए। इन चारों को बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। महिमा इस क्वेश्चंस को एकदम तुरंत लग जाया करते हैं, सोचते हैं कि हाँ कौन होगा। ऐसे क्वेश्चंस को यानी इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस दोनों के आधार पर देखते हैं। मैंने एक बात कही सैनी जी, क्या कही बता, सुनो ध्यान से। क्या कहा मैंने? कहा एरोमेटिक एमाइंस लेस बेसिक देन द एलिफेटिक एमाइंस। ये बात आप नोट कर लिया करते हैं कहीं भी, यानी कोने पर लिख लिया करते हैं, कहीं भी अलग से लिखा करते हैं, कॉन्सेप्ट लिखते हैं। आपको पता चला कि ये दोनों एरोमेटिक एमाइंस है बेटा। ये तीसरा और चौथा क्या है? एरोमेटिक एमाइंस है। और पहला और दूसरा क्या है? एलिफेटिक है। तो पहला दूसरा तो ज्यादा होना है, तीसरा चौथा आपका कम होना। तो आपको एक जगह आइडिया मिल गया क्या? थोड़ा सा स्टार्टिंग जब करते हैं तो ऐसे स्टार्टिंग करते हैं कि थर्ड एंड फोर्थ, सर थर्ड एंड फोर्थ कम है, फर्स्ट एंड सेकंड आपके ज्यादा है। पहले तो आपको आइडिया इतना सा मिलता है। हाँ, फोर्थ ज्यादा होगा थर्ड से, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्यों ज्यादा है? थर्ड कम है, फोर्थ ज्यादा है, फर्स्ट कम है,
सेकंड ज्यादा है, बट मैं जानना चाह रहा हूं कि फर्स्ट से सेकंड क्यों ज्यादा हुआ, फर्स्ट से सेकंड क्यों ज्यादा बेसिक हुआ, और थर्ड से फोर्थ क्यों ज्यादा हुआ है। क्योंकि थर्ड में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, थर्ड में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है पाई बॉन्ड के साथ। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता। ये वाला पेयर इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट ये इजीली अवेलेबल नहीं होता। ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, अब देख बताइए इसमें फर्स्ट और सेकंड में आपका सेकंड ज्यादा क्यों है बेटा, फर्स्ट और सेकंड में। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में क्या है कि माइनस आई इफेक्ट शो करता है, कौन, ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो माइनस आई इफेक्ट क्या कर देता है, बेसिसिटी ऑफ एमाइंस को कम कर देता है। प्लस आई इफेक्ट बेसिसिटी ऑफ एमाइंस को बढ़ाता है। प्लस आई इफेक्ट यानी बेसिसिटी ऑफ एमाइंस को इंक्रीज करेगा, माइनस आई इफेक्ट बेसिसिटी ऑफ एमाइंस को डिक्रीज करेगा। तो जो ऑक्सीजन एटम है वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो इसका मतलब बेसिसिटी आपकी कम होगी, किसकी, फर्स्ट की, किससे, सेकंड से। फर्स्ट की कम है, सेकंड की ज्यादा है। तो इन दोनों में तो ऐसे सोचा आपने, उन दोनों में क्या सोचा कि जो आपका पायरिडीन में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इन्वॉल्व नहीं है, किसमें, कॉन्जुगेशंस में नहीं इन्वॉल्व है। वो तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, किसी को डोनेट करना तो इजीली डोनेट किया जा सकता है। बट पायरोल, पायरोल का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशंस में है, पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशंस में है, इसलिए ये अवेलेबल नहीं होगा। इस टाइप से क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आते, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। उसके बाद आपका नंबर है बेटा नेक्स्ट। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपका, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपका, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या था आपका, बताओ फटाफट साक्षी, क्या था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। याद रखना, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट arises ड्यू टू द सिग्मा यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन बेटा, हाँ, है ना, arises due to the pi electrons takes place on the demand of attacking reagent। एक टेम्परेरी इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट है, याद रखना, arise due to pi electrons takes place, takes place on the demand, takes place on the demand of attacking reagent, takes place on the demand of attacking reagent। देखो क्या था पॉइंट आपका, तीन बात याद रखनी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, टेम्परेरी इफेक्ट है, पाई इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और अटैकिंग रीजेंट की डिमांड पर उत्पन्न होता है, अटैकिंग रीजेंट की डिमांड पर उत्पन्न होगा। यानी ये इफेक्ट तभी तक होगा बेटा जब तक जब तक अटैकिंग रीजेंट अटैक कर रहा है। ऐसे कैसे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, अगर आपका प्लस ई प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, प्लस ई, और इलेक्ट्रोफाइल को अगर आप निकाल रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां ऐसे किया, जब तक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तब तक ये इफेक्ट आपका होगा। और जैसे इलेक्ट्रोफाइल को आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो वापस वापस जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को रिस्टोर कर लेता है, वापस आ जाता है उसी में। और टाइप का, कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है। एक होता है प्लस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के कारण जो इफेक्ट होगा, प्लस ई इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बीच में कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस ई इफेक्ट होता है। अगर आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है और प्लस H प्लस आयन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH प्लस होगा, या आपका CH3। याद रखना हमेशा, हमेशा याद रखना कि अगर पाई बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच में है, अगर पाई बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच में है तो प्लस ई इफेक्ट होगा। अगर पाई बॉन्ड
डिसिमिलर एटम के बीच में है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपकी अगर डिसिमिलर एटम के बीच में है आपका सी ओ एच एल्डिहाइड हुआ और यहाँ सी एन माइनस न्यूक्लियोफाइल का ऐड करा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सी एच थ्री सी नीचे से सी एन आपका ऐड हुआ ओ नेगेटिव सी एच। याद रखेंगे दोनों इफेक्ट को याद रखना, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट आपका, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट याद रखना है। हाँ हाँ, जो कैटलिस्ट मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल कैटलिस्ट तो रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं, उसके रेट को डिक्रीज करते हैं टेम्परेरी बॉन्ड, लेकिन ये क्या है, ये हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन से कारण होगा, पाई इलेक्ट्रॉन से कारण होगा। अटैकिंग रिएजेंट टू टाइप के, आपके एक इलेक्ट्रोफाइल है तो दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल है। अटैकिंग रिएजेंट की डिमांड पर होगा, जैसे ही कोई रिएजेंट अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपका उत्पन्न हो जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी अराइज होगा जब कोई अटैकिंग एजेंट अटैक करेगा। मैंने कहा कि ये टू टाइप्स का होता है, एक प्लस ई इफेक्ट है तो दूसरा आपका माइनस ई इफेक्ट है। प्लस ई इफेक्ट में आपसे क्या कहा कि सिंपल सा इतनी सी बात याद रखना, अगर पाई बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच में है तो उसे प्लस ई इफेक्ट, यानी प्लस ई इफेक्ट का मतलब वो इफेक्ट जिस एटम पर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए उसी एटम पर अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो जाए तो उसे कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। जिस एटम को आपने पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए उससे दूसरे एटम पर आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैच होता है उसे कहते हैं माइनस ए इफेक्ट। देखो यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से यहाँ दिया और यहीं पर आपका H प्लस आयंस जुड़ जाता है, तो ये तो हुआ आपका प्लस ए इफेक्ट। और यहाँ आपने डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे किया है, दिए तो पाई इलेक्ट्रॉन O को और Cn जुड़ रहा है C के साथ, यानी जिसको ट्रांसफर किया उस पर नहीं जुड़ रहा Cn, दूसरे पे जुड़ रहा है, तो फिर इसको कहते हैं माइनस ए इफेक्ट। प्लस ए इफेक्ट में तो जिसको भी आप दे रहे हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसी पर आपका अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है तो प्लस ए इफेक्ट, न्यूक्लियोफाइल दूसरे पर अटैच। तो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में तो कौन सा होगा आपका प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में कौन सा होगा माइनस ई इफेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, बताओ डेफिनेशंस पता पड़ा मुझे क्या कहा था यहाँ पर आपसे, रेजोनेंस इफेक्ट क्या कहा था, रेजोनेंस इफेक्ट सैनी जी बता दे फटाफट, बोल फटाफट, तेरे सामने लिखा होगा रेजोनेंस इफेक्ट किसे कहा था, रेजोनेंस इफेक्ट क्या कहा था फटाफट बोल जा। केवल रजिस्टर में देखना है और कहीं नहीं देखना, ब्रेन में से याद रखना नहीं, इतना बड़ी इतनी सारी बात याद रहती भी नहीं, रजिस्टर में देख के बता दे मुझे क्या लिखवाया था, रेजोनेंस इफेक्ट क्या लिखवाया था, रेजोनेंस इफेक्ट एक है। अच्छा फिर कहाँ कैसे इसकी डेफिनेशंस क्या है, हाँ देखो क्या कहते हैं, करिए बेटा गेट बंद कर दियो पीछे से महिमा, इनको तो ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ क्या हाँ। द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल, द पोलैरिटी, द पोलैरिटी produced, the polarity produced in a molecule, polarity produced in a molecule by the interaction, by the interaction, by the interaction between pi bond लिख रहा हूँ, चलो यहाँ between pi bonds और one lone pair of electron and pi bond is called resonance effect, resonance effect। रेजोनेंस इफेक्ट कितने टाइप का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ
There are two types of resonance effects. Saqib, there are two types of resonance effect. रेजोनेंस इफेक्ट कितने टाइप का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार हो गया प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट होता है तो क्या कहलाता है? जो ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे उन्हें क्या कहते हैं? यानी जो भी ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। दैट ग्रुप which show plus R effect, that group which show plus R effect are ortho and para director. ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। मलिका देख बेटा क्या लिख रहा हूं मैं। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होंगे एंड एक्टिवेटिंग सबस्टिट्यूएंट्स एंड एक्टिवेटिंग सबस्टिट्यूएंट एंड एक्टिवेटिंग सबस्टिट्यूएंट। देखो भाई ध्यान से क्या कहा। that groups which show plus R effect are ortho and para director and activating substituent. एक्टिवेटिंग सबस्टिट्यूएंट क्यों कहलाया है? क्योंकि बेंजीन को एक्टिवेट कर देते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिकॉज करके लिखते हैं, बिकॉज चलो शॉर्ट में लिखा, बिकॉज पूरा लिखना होगा तो शॉर्ट में आप सोच रहे बिकॉज क्या कहते हैं? बिकॉज दे एक्टिवेट। साकिब देख इधर देख बेटा, बिकॉज दे एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, दे एक्टिवेट द बेंजीन रिंग towards, because they activate the benzene ring towards electrophilic substitution reaction। अब बताओ भाई फटाफट मैंने क्या लिखवाया प्लस आर इफेक्ट के बारे में? मैंने पहले क्या लिखवाया, डेफिनेशंस क्या लिखवाई? द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन बिटवीन पाई बॉन्ड्स और वन लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड, या तो दो पाई बॉन्ड के बीच में पोलैरिटी प्रोड्यूस हो इंटरेक्शंस के कारण, या एक लॉन पेयर और एक पाई बॉन्ड के बीच में। फिर मैंने इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। पहला आपका प्लस आर इफेक्ट लिखा है, प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट में क्या कहा? दैट ग्रुप विच शो प्लस आर इफेक्ट आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं एंड एक्टिवेटिंग सबस्टिट्यूएंट, यानी जो भी प्लस आर इफेक्ट शो करेगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा और उसके साथ साथ उसे क्या कहेंगे? एक्टिवेटिंग सबस्टिट्यूएंट कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे एक्टिवेटिंग सबस्टिट्यूएंट? बिकॉज दे एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, बिकॉज दे एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस के प्रति बेंजीन रिंग को क्या कर देंगे? एक्टिवेट कर देंगे। अच्छा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कैसे हैं? रोहन एसएनी का नाम रोहन है ना? रोहन कैसे एक्टिवेट करते हैं ये ऑर्थो पैरा, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कैसे हैं और एक्टिवेट कैसे करते हैं बेंजीन को? बेंजीन को एक्टिवेट कैसे करते हैं अब इसी के बारे में लिख रहा हूं मैं, देखते चला जा कैसे करते हैं। ठीक है, यानी हेलोजेंस को छोड़ना, हेलोजेंस का नोट करके भी लिखवाते हैं हेलोजेंस के बारे में। हेलोजेंस को छोड़ना है, हेलोजेंस को छोड़कर बाकी सभी सबस्टिट्यूएंट प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे और जो भी सबस्टिट्यूएंट यानी जो भी ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करेगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहलाएंगे। कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहलाते हैं? ध्यान से देखें ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कैसे कहलाते हैं। देखो ध्यान से, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। क्या कौन सा एग्जांपल बताओ? NO2 तो बेटा उसका है माइनस आर का है, NH2 ले लेते हैं। चलो OCH3 NH2 ये लिया मैंने। NH2 में N के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा,
है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? पाई बॉन्ड के। कौन से पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा? बेंजीन रिंग का जो पाई बॉन्ड है। इंटरेक्शन कैसा हो रहा है? ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया बेटा, किस किस के बीच में? सी के और इस एन के बीच में। और ये यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। तो इंटरेक्शन किस किस के बीच में हुआ? रोहन देख रहा है, किस किस के बीच में इंटरेक्शन हुआ? साकिब, यानी NH2 ने अपना पेयर दिया, जहां से पेयर लेते हैं वहां पर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, और जहां पर आप छोड़ते हैं वहां पर चार्ज नेगेटिव आ जाता है। ये आपका नेगेटिव चार्ज आया। फिर यहां से आपका ये, तो जो भी ग्रुप, अब इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? इसका मतलब हो रहा कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज। और जब बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर सकता है बेटा। ये NH2 प्लस हुआ, ये वापस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो देखो इस टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको याद रखनी है। आपका NH2 प्लस हुआ, ये आपका NH2 प्लस। इन तीनों स्ट्रक्चर्स को मैं एज्यूम कर रहा हूं, तीनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। लीजिए जो बीच की, यानी ये स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, इस स्ट्रक्चर से हमें इस पर पहुंचना है। तुम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनती हैं जिन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। बीच में कुछ स्ट्रक्चर से उनसे होकर गुजरना पड़ता है इस स्ट्रक्चर से उस पर पहुंचने के लिए। यानी सीधी सी बात ये स्ट्रक्चर आपकी, ये एक तो स्ट्रक्चर ये है, इसमें देखो बॉन्ड कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। फिर इसके सामने इसकी स्ट्रक्चर दूसरी क्या हुई, इसको देखिए कहाँ पर बॉन्ड लगे हुए हैं। अलीना अच्छे से ध्यान से पढ़ बेटा, तुम, तेरे पास तो काफी टाइम है अभी, अगर अभी से अच्छे से पढ़ेगी तो पक्का बिल्कुल। तो दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर इससे इस पे पहुंचना है आपने। तो डायरेक्ट बीच में कौन सी है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये कुछ आपकी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपकी, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मैं एज्यूम कर रहा हूँ। सच में तो यहाँ आ जाना मेरे पास, उठिए वहां से, उठ खड़ा हो वहां से, जल्दी आ जाओ, टाइम ना वेस्ट करें, जल्दी। अच्छा चल आगे आ जा, इसके बराबर में, अगले वाले के बराबर मान लो। ये लड़का सीरियस पढ़ता है, इसके पास बैठ, तो फिर तेरे साथ बोलने का नहीं, यहाँ बैठा हो है। अरे वो तो सभी, तो ही बहुत होशियार है, कोई तो ही आइंस्टाइन बन रहा है ये बेचारा, बिना आए जाए पढ़ता है, लेकिन पढ़ तो रहा है, सीरियस तो है, कम से कम ये सीख तो रहा। फिजिक्स में दूसरा नियम इसका ही पढ़ेगा। हाँ इसका ही पढ़ेगा, तथागत अवतार तुलसी, इसी का नाम आ जाएगा। रह पढ़ो आप लोग, पढ़ो ध्यान से। सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला स्टूडेंट का नाम बेटा अनस। भी अच्छे से पढ़ रहा है अनस, चाहे समझ में कुछ भी कितना भी आवे, कम आवे, ज्यादा आवे, लेकिन वो कंसंट्रेट होकर पढ़ रहा है। कंसंट्रेशन नहीं बनती हमारे सैनी साहब की, इसके ही रहते। अरे परेशान कभी यूं कभी यूं कभी यूं। हाँ तो यहाँ मेरे पास आना, अरे बस अनस के पास चल। जब जो पता है कि पहले मेरे दोस्त ऐसे हैं कि मुझे परेशान करके रखते हैं, तो ऐसे से दूर ही रहना ठीक है। नहीं हम नहीं करते है ना, नहीं हो तो तू सही बैठा, तुझे तो मैं कहीं तो सही बैठा है, तुझे थोड़ा मैं कुछ कह, तू सही बैठा है, पहले मैं तो आज तेरे से कुछ कहीं नहीं, तू वैसे सही बैठा है। देख तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी आपकी तीन, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी। तीनों को कैसे एज्यूम करता हूँ मैं? एज्यूम कर रहा हूँ, देखो ऐसा कैसे, देखो ध्यान से लीजिए, इतने में कहाँ प्यास लगी आपको? तीनों को एज्यूम कर रहा हूँ ऐसे एक जगह। देखिए ध्यान से, एक स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, दूसरी में नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, तीसरी में नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ आया। तीनों इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक कर सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहां अटैक कर सकते हैं। साकिब देख कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है, तीन जगह आई है। या तो यहाँ पर अटैक कर सकता है, या यहाँ पर अटैक कर सकता है, या यहाँ पर अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल तीन जगह अटैक कर सकता है, ये तीन जगह। लेकिन ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम है, ये भी इससे दूसरे नंबर पे है, ये भी इससे दूसरे नंबर पे है, ये दोनों आपकी सेम है। तो कहाँ कहाँ पर अटैक किया? एक तो किया जस्ट बराबर में, तो NH2, ये तो आपका E यहाँ पर अटैक करता है। और दूसरे में अटैक कहाँ किया? दूसरी अटैक कहाँ करता है? NH2 आपका यहाँ पर अटैक करता है, यहाँ पर अटैक करता है। इसे क्या कहते हो आप? इसे कहते हैं ऑर्थो प्रोडक्ट, इसे ऑर्थो प्रोडक्ट कहते हैं।
इसे कहते हो आप पैरा प्रोडक्ट, इसे आप पैरा प्रोडक्ट कहते हैं। ये आपका 1 है तो ये 2 है, ये आपका 1 2 3 आपका 4 है। देखिए इसका नाम क्या होगा, और तो प्रोडक्ट है या पैरा प्रोडक्ट है ये? लीजिए ये कौन सी प्रोडक्ट है, इसके बारे में बताइए क्या होगा ये? NH2 आपका यहाँ लिखा हुआ है, और फिर कहीं कोई दूसरा Cl वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है ACl, तो ये पैरा प्रोडक्ट है या ऑर्थो या क्या है? पैरा। पैरा कैसे पता चला कि ये दोनों एक दूसरे से 1/4 पोजीशन पे हैं? अगर दो सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे से 1/4 पोजीशन पे हो तो उसे कहते हैं पैरा प्रोडक्ट कहते हैं। ये पैरा प्रोडक्ट आपकी बनती है, ये आपकी बनी है पैरा प्रोडक्ट। आपको पता चल गया क्या कि ये बेंजीन को एक्टिवेट करते, देखो यहाँ बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या है, बढ़ी हुई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ी है, किसने बढ़ाई है? NH2 ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, और किसको दिया? बेंजीन को दिया। बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी जो इलेक्ट्रोफिलिक, यानी यहाँ पर H एटम हटाया तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किसे कहते हैं? यानी जिन रिएक्शंस में बेंजीन रिंग से H एटम हटाना और उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी जिन रिएक्शंस में बेंजीन रिंग से H एटम हटाना और उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं। Those reactions in which H atom of benzene substituted by the electrophile known as the electrophilic substitution reaction। तो लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर जाता है। तो जो जितना ज्यादा एक्टिवेट करेगा बेंजीनिंग को, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब आपको ग्रुप को याद रखो, फिर क्वेश्चन पूछूंगा, अभी जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। प्लस आर इफेक्ट ग्रुप देखो कौन कौन से होंगे, प्लस आर इफेक्ट ग्रुप्स आपके कौन कौन से होंगे ध्यान से देखें, फिर जिससे जो पूछा जाएगा वही बताएगा। प्लस आर इफेक्ट ग्रुप्स देखो कौन कौन से थे आपके। जी बराबर आपका, एक तो था आपका O नेगेटिव, उसके बाद फिर आपका था NH2, उसके बाद था फिर आपका NHR, उसके बाद फिर आपका था NR2, उसके बाद फिर आपका था OH, उसके बाद था आपका OCH3, उसके बाद में फिर आपका यहाँ सेम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता जा रहा हूं मैं, NHCOCH3, और यहाँ लिखते हैं इसको OCOCH3, और फिर आपको लिखना था यहाँ पर R के बाद फिर लिखना था आपको CHAR लिखते हैं, और AR के बाद किसका नंबर था, यानी AR का मतलब यहाँ पर आपका C6H5, और सबसे कम आपका CH डबल बॉन्ड CR2, ये हैं। और मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, विच इज मोर रिएक्टिव, विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देख लीजिए मैंने क्या कहा, विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑप्शन ए ऑप्शन आपका है OCH3, ऑप्शन ए। ऑप्शन आपका बी जो है NCH3 होल ट्वाइस, NCH3 होल ट्वाइस। ऑप्शन सी जो आपका है वो NHCOCH3, NHCOCH3। ऑप्शन डी जो आपका है वो आपका है NH2। ये चारों हैं, और इसमें आपसे क्या कहा, विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी मैंने कहा कि विच इज मोर रिएक्टिव, जब पूछा गया कि विच इज मोर रिएक्टिव तो आंसर क्या आया आपका, फिर आया ऑप्शन डी।
कि कौन सा मोर रिएक्टिव है। जब आपसे पूछा गया कि विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रोहन देखिए ने कहा कि ऑप्शन डी है। क्यों है ऑप्शन डी बेटा? ये कह रहे कि विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने चार ऑप्शन लिखे हैं कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के सापेक्ष के प्रति अधिक क्रियाशील है। यानी इसका मतलब ये था कि विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स, टुवर्ड्स जहां भी लिखते हैं कि प्रति के सापेक्ष लिखते हैं, इसका मतलब यानी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के सापेक्ष कौन अधिक क्रियाशील है, इसका मतलब ये है। तो इसमें ने कहा कि इसका ऑप्शन डी है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ज्यादा एक्टिवेट, यानी NH2, NH2 की पावर यानी एक्टिवेटिंग पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट करता है O नेगेटिव बेंजीनिंग को, उससे थोड़ा कम NH2, उससे कम NHR, उससे कम NR2, उससे कम OH, उससे कम OCH3। ये जो ऑर्डर लिखा है ये अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीनिंग देने के रेस्पेक्ट में लिखा गया है कि सबसे इजीली कौन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेंजीनिंग को देगा, उससे कम कौन देगा, उससे कम कौन देगा, फिर कौन कम देगा, कौन कम, ऐसे इस टाइप से लिखा गया है। तो इसमें लिखा गया है अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो कौन सा है आपका? सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका डी है। उससे कम रिएक्टिव फिर आपका, उससे कम रिएक्टिव आपका बी है। उससे कम रिएक्टिव फिर आपका ए है। और सबसे कम रिएक्टिव आपका सी है। क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि इनको रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है तो कौन है? आपका एनिलीन है सबसे पहले, यानी बी सबसे ज्यादा पहला आया। उसके बाद फिर आपका बी आता है ना, एन डाई मिथाइल एनिलीन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका एनिसोल आता है, एन फिनाइल एसिटामाइड आपका सी होता है, एन फिनाइल एसिटामाइड, CH3CONH2 एन फिनाइल एसिटामाइड। तो ये सारे आपके, और सारे के सारे क्या हैं? ये प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं। क्या है? प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं। प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं। कैसे याद किया था कि कौन से ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं? मैंने क्या कहा था? कंडीशन याद है क्या? क्या कहा था? कौन से ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं? मैंने कहा था कि ग्रुप का जो एटम बेंजीनिंग से जुड़ता है उस एटम के पास न तो पाई बॉन्ड हो और न पॉजिटिव चार्ज हो। मैंने कहा कि ग्रुप का जो एटम, ये जितने भी एटम है आपके, देखिए इस एटम की बात करता हूं मैं, इसका एन एटम जुड़ेगा बेंजीनिंग से, इसका आपका ओ एटम जुड़ेगा बेंजीनिंग से। मैंने कहा कि जो भी एटम बेंजीनिंग से जुड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ये एक्सेप्शनल केस है, ये वाली बात ये अलग से याद रखनी है। आप कह सकते थे सर यहाँ तो CH के पास क्या है? CH के पास तो पाई बॉन्ड है, फिर ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है, वो एक एक्सेप्शनल केस है। नहीं तो मैंने क्या कहा कि ग्रुप का जो एटम बेंजीनिंग के साथ जुड़ता है, ग्रुप का जो एटम बेंजीन रिंग के साथ जुड़ता है, यदि उस एटम पर आपका पाई बॉन्ड नहीं है, देखो NHCOCH3 को मैंने ऐसे करके लिखा है, NHCOCH3 को ऐसे करके लिखा है, तो यहाँ N के पास पाई बॉन्ड नहीं है, आगे जाके वह C के पास पाई बॉन्ड होने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने और दूसरी बात क्या कही? OCOCH3, OCOCH3 में O किसके साथ जुड़ेगा? बेंजीन के साथ O जुड़ता है। O के पास भी आपका पाई बॉन्ड नहीं है, O के पास भी। मलिका तू आगे आ जाए, नहीं तो परेशान करते रहेंगे तुझे, इससे अगली उसको आ जाती। अच्छा बैठे नहीं, साक्षी तू आगे आ जा बेटा। अच्छा चलो, अच्छा देखो पॉइंट आगे देखो। दूसरा पॉइंट आपका, ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आई क्या रोहन? देखे फटाफट, साकिब समझ में आ गई तेरी यह बात? अगला पॉइंट क्या था आपका? लिखो माइनस आर इफेक्ट ग्रुप है, माइनस आर इफेक्ट ग्रुप आपके माइनस आर इफेक्ट ग्रुप है। जो भी माइनस आर इफेक्ट ग्रुप होते हैं, माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट ग्रुप को क्या कहते हैं? माइनस आर इफेक्ट ग्रुप क्या होते हैं? दे आर मेटा डायरेक्टर, दे आर मेटा डायरेक्टर। मेटा डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर क्यों है?
क्योंकि न्यू इनकमिंग ग्रुप को मेटा पोजिशंस पे डायरेक्शन कर देते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं कि कहाँ है मेटा पोजिशंस पे। दे आर मेटा डायरेक्टर एंड डीएक्टिवेटिंग सबस्टिट्यूएंट, डीएक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग सबस्टिट्यूएंट, डीएक्टिवेटिंग सबस्टिट्यूएंट because they deactivate deactivate the benzene ring, because they deactivate the benzene ring, deactivates the benzene ring towards, they deactivate the benzene ring towards electrophilic substitution reaction। क्या कहा मैंने कहा कि माइनस आर इफेक्ट ग्रुप जो होते हैं वो आपके मेटा डायरेक्टर होते हैं, दे आर मेटा डायरेक्टर एंड डीएक्टिवेटिंग सबस्टिट्यूएंट बिकॉज दे डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। आपका है क्या ग्रुप, आपके क्या क्या होते हैं देखो पॉइंट आपका जी बराबर आपके क्या क्या होंगे देखो ध्यान से। नंबर ए में एक तो आपका NO2 हो गया, उसके बाद NR3 लिखवाया था, कुछ और लिखवाया था, NR3 लिखवाया था है ना। NR3 में भी कुछ होगा आपके पास, NR3 पे आपका प्लस था, उसके बाद आपका NHR2 प्लस का था बेटा, उसके बाद फिर आपका था प्लस NH2R, और सबसे कम आपका था बेटा NH3 प्लस, ये लिखवाए थे N के केस वाले। उसके बाद लिखवाया आपके सामने कौन सा SO3H, SO3H लिखवाया, उसके बाद था CN, उसके बाद था COCl, उसके बाद था COOH, COOH उससे कम था COOR, उसके बाद आपका C पार्ट में कौन कौन से लिखवाए थे, COR, यहाँ पर आपका COR, COR के बाद आपका CHO, और फिर आपका I, फिर BR, फिर CL, फिर आपका F, ऐसे लिखवाए थे आपके सामने। ठीक है, तो ये भी आपको तीन उसमें लिखे हैं, तीनों के तीनों याद करने हैं आपने, ये सारे ग्रुप आपको ऐसे याद रखने हैं। रोहन ये तीनों बात बेटा इस टाइप से याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस आपका ऐसा ही आएगा। देखो कैसा आएगा क्वेश्चंस, तो बताइए इस तीनों को ध्यान में रख, मैं ऊपर क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। ठीक है, हाँ नहीं बस मैं तो ऊपर ऊपर लैंग्वेज हटा रहा हूँ केवल, नीचे तीनों लिखे हुए हैं, यहीं से क्वेश्चंस बताना बेटा। आई सबसे ज्यादा क्यों है और एफ क्यों नहीं बेटा आई की पावर ज्यादा क्यों है? आई की पावर इंट्रैक्शन जिसका, यानी जो विड्रॉइंग पावर ज्यादा करेगा खींचेगा ज्यादा, उसको आई ज्यादा में रखा, जिसको कम खींचेगा उसको कम में रखा। एफ तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ अलोंग द बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का, यहाँ पे हो रहा है देने का हिसाब से, यानी हाँ यहाँ पर अलोंग द बॉन्ड नहीं है, यहाँ आपका इंट्रैक्शन, ये इंट्रैक्शन ऐसा होना बेटा, ये एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शन याद रखना है। ये डीएक्टिवेटिंग तो सबस्टिट्यूएंट है, ये डीएक्टिवेटिंग का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हमें, ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, है क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। बट यहाँ जो मैंने लिखा डीएक्टिवेटिंग में लिखा है इनको, यहाँ लिखा किस रिस्पेक्ट में, डीएक्टिवेटिंग, तो इसका साइज कम होता है, साइज का, हाँ साइज कम होने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाता बेंजीन रिंग से, है ना, साइज बहुत छोटा होता है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ कर पाए, तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना होता है ना, क्रिएट करना होता है, आई अपना इलेक्ट्रॉन इजीली
नहीं देगा। कौन इंटरेक्टिवली, यानी कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके ज्यादा इंटरेक्ट कर सकता है अच्छे से। तो आपका क्वेश्चंस, क्वेश्चंस देखो भाई, मैंने क्वेश्चंस कहा कि कौन सा क्वेश्चंस आपको, विच इज लेस रिएक्टिव। रोहन आप देखना ध्यान से। यस सर। विच इज लेस रिएक्टिव, विच इज लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स, महिमा, which is less reactive towards electrophilic substitution reaction, which is less reactive towards electrophilic substitution reaction। इसका नाम बताती चल जाएगी महिमा, बोलती जाएगी क्योंकि ध्यान यहाँ नहीं लगा रही है तू। इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम, नहीं तो इसका सी एच बेंजीन पर COCl लगाया, क्या है ये, बेंजोइल क्लोराइड, और फिर आपका बेंजोइक एसिड, फिर आपका NH3 प्लस, और डी आपका SO3H। इनमें सबसे लेस रिएक्टिव कौन है बेटा, सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा है, सबसे कम रिएक्टिव, सबसे सबसे कम रिएक्टिव है आपका सी आपका, क्योंकि सी से पहले कोई नहीं लिखा है। और रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या सर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा COCl, उससे कम कौन हो जाएगा, देखो क्या कह रहे हो आप, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका COOH हो जाएगा, B, उसके बाद आपका COCl, B, उसके बाद आपका SO3HD, उसके बाद फिर आपका C, आपका C रह गया था। तो समझ आ गई ना बात। तो ऐसा आपको देखना कि आप कौन रिएक्टिविटी ज्यादा है कौन कम है, सीधी सी बात है कि ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा तभी आप बता सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि इनको कैसे माइनस आर में। आगे चलते हैं, हटा दो बेटा, आगे लिखो फटाफट देखियो। मैंने अगला पॉइंट लिखवा था आप लोगों के पास, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या था, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या था, देखो ध्यान से, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर मैं, ये मेरे पास है, इसका नाम क्या होगा, फटाफट देख के बताइयो, इसे क्या कहते हैं, ये टोलुइन है, टोलुइन की रिएक्शंस कर रहा हूं मैं क्लोरीन के साथ, ताकि ये मेरे पास टोलुइन है बेटा, इसकी रिएक्शंस कर रहा हूं मैं क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ करने पर बनता क्या है, प्रोडक्ट क्या बनी, प्रोडक्ट क्या बनेगी भाई महिमा, प्रोडक्ट क्या बननी है, टोलुइन की रिएक्शंस कर रहा हूं क्लोरीन के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, मेटा पे क्यों आएगा, क्योंकि CH3 तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर में लिखा बेटा, CH3 तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर में लिखा है, एक्टिवेटिंग सबस्टिट्यूएंट में लिखा है, एक्टिवेटिंग सबस्टिट्यूएंट में लिखा है, और Al आपका Cl3 है, क्लोरीनेशन कर रहा हूं टोलुइन का। अब आया ना, पहले से थोड़ा है, पहले से ग्रुप कौन है, पहले से लगा हुआ ग्रुप है CH3, जो पहले से ही बैठा होता है बेंजीन को, उसको कहते हैं डायरेक्टिंग, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है ये, क्योंकि डायरेक्शंस कहाँ कहाँ पे दे रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे डायरेक्शंस दे रहा है, ये क्या है आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ उसे ध्यान से सुना करो, क्या कहना चाह रहा हूँ रोहन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि CH3 के पास, CH3 के पास कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, CH3 के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या,
कहाँ है? CH3 के पास। मैं क्या कह रहा हूँ, देखें यहाँ ध्यान से, आपने आपने पहले पढ़ा है पॉइंट, आपने पहले पढ़ा क्या? आपने ये पढ़ा पहले, देखिए अगर OH पढ़ते हैं आप, OH में O के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, OH में, फिनॉल में O के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NH2 में N के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास। दोनों अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देंगे? बेंजीन रिंग को। और बेंजीन की किस किस पोजीशन पे देते हैं? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे देते हैं। यहाँ ये अपना पेयर कहाँ दे रहा है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि टोलुइन अपना पेयर कैसे दे रहा है? टोलुइन, ये आपका टोलुइन है, तो टोलुइन के पास क्या आपका CH3 है? क्या है आपका? CH3। महिमा क्या कह रहा हूं मैं, क्या CH3 के पास कुछ इलेक्ट्रॉन देने को है अपने? नहीं है भाई। फिर और तो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ा रहा? मैंने हेडिंग लिखा, कुछ हेडिंग हाइपर कॉन्जुगेशन हेडिंग लिखा है, और हेडिंग लिखा तो मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बताना चाहूंगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में जो बताना चाह रहा, तो मैं कह रहा हूँ कि टोलुइन का अगर मैं क्लोरीनेशन कर रहा हूँ, क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन कर रहा हूँ, तो ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो टोलुइन बन रहा है। ऑर्थो पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन कह दो, तो ऑर्थो एंड पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन बन रहा है, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो टोलुइन बन रहा है। तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे CL लगा कैसे, ये बात जानना चाह रहा हूं मैं। जब CH3 के पास अपना पेयर नहीं है, CH3 के पास अपना पेयर तो नहीं है, जब इसके पास अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है? ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। तो कैसे कर रहा है, ये बात आपको समझना था। ये किसके द्वारा कर रहा है? ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन। यानी कहां कहां पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। देखो ध्यान से कैसे इंक्रीज हो रही है। रोहन जब आते हैं ना घर से निकल के, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जब घर से एक बार निकल लेते हैं। और जिसने टाइम की वैल्यू का पता है, बस उसे ही कामयाबी तो उसके पास अपने आप आ जाती है, बस सीधी सी बात ही है। जब आप अगर घर से निकल के चली दिए हो, तो कम से कम ये दिमाग में लेके चला करो, घर से कहाँ कुछ सीख के आना है। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ आए और बातें करते चले गए। बातों से क्या होने वाला हुआ बता? किसी का कोई बातों से कुछ फायदा हुआ क्या आज तक है? किसी का पूरा निपटा बातों में? तो जो बात मैं यहाँ बता रहा हूँ, इस पर ध्यान रख ले। यहाँ मैंने क्या कहा, देखे यहाँ, अब कौन इंटरेक्शन किस किस के बीच में हो रहा है? इंटरेक्शन किस किस के बीच में हुआ? यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का इंटरेक्शन तो हमें कभी पहले पढ़ा नहीं, अब तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का और पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है भाई। किसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है? सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? सिग्मा के और पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन हुआ। ये तो आपका ऐसा ऐसा इंटरेक्शन रेजोनेंस में तो हमें पढ़ा नहीं, इंटरेक्शन ऐसा रेजोनेंस में तो हमें पढ़ा नहीं। ये तो यहाँ सिग्मा आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। तो सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। किस किस के बीच में हो रहा है? सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये इंटरेक्शन रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा तो हुआ नहीं था, ये रेजोनेंस इफेक्ट के कारण तो हुआ नहीं था। यानी इस इंटरेक्शंस के कारण ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। इसलिए CH3 को कहाँ लिखा था? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर में लिखा था। बट CH3 के पास तो अपना खुद का कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। CH3 के पास अपना खुद का कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब इसके पास खुद का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा कहाँ पे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। तो कैसे कर रहा है कि मिथाइल ग्रुप का जो C सिंगल बॉन्ड H है, C सिंगल बॉन्ड H का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, वो इंटरेक्ट कर रहे किसके साथ? पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो फिर मैंने यहाँ ये सब किसकी वजह से हुआ है? दिस इज ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी इस टाइप के कॉन्जुगेशन को जो डी लोकलाइजेशन हुआ किस किस के बीच में? सिग्मा बॉन्ड ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप विद द पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग। दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि रेजोनेंस में ऐसा नहीं होता। तो रेजोनेंस के अलावा इसका एक नाम रख दिया, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन क्या थी? द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स
देखो हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या क्या कहा था, समझ गए ना कि हाइपर कॉन्जुगेशन आपका होगा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन समझ गए ना। यस सर। यानी बेकर और नेथन ने सबसे पहले इसी रिएक्शंस को स्टडी किया होगा, स्टडी करने के बाद यहाँ देखा होगा, तब जाके उसने एक लॉ दिया, एक ये इफेक्ट दिया जिसे कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की डेफिनेशन देखो क्या लिखवाई थी आप लोगों के सामने, हटा दूं? एक मिनट बस। लिखा हुआ पहले, तू लिखण का। पहले लिखा हुआ है, आज तो इसलिए सारा रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि आपको पता चल जाए कि हमें पढ़ा क्या है किस टाइप से, क्योंकि ऑर्गेनिक है एक बार जब तक दिमाग में चलनी शुरू नहीं होगी तब तक क्लियर नहीं होगी, एक बार दिमाग में आनी जब तक नहीं बैठना शुरू होगा, जब अगर दिमाग में आना शुरू हो गया तो सबसे अच्छा टॉपिक हो जाएगा ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक ही अच्छी होनी चाहिए आपकी। हो गए। हो गया ना। देखो क्या कहता हूं मैं, हाइपर कॉन्जुगेशंस की डेफिनेशंस लिख रहा हूं, डेफिनेशंस लिख रहा हूं। द डीलोकलाइजेशन ऑफ द delocalization of sigma electrons sigma electrons sigma electrons of C single bond H bond C single bond H bond of an alkyl group. The delocalization of sigma electrons of C single bond H bond of an alkyl group with pi system or empty p orbital empty p orbital empty p orbital of carbocation positively charged carbon or partially filled partially filled partially filled p orbital partially filled p orbital of partially filled p orbital of carbon free radical carbon free radical is called hyper conjugation. hyper conjugation hyper conjugation। ये जो तीनों बात ऊपर लिखी मैंने इसको ऐसे कैसे समझते, देखो ध्यान से, यहाँ C सिंगल बॉन्ड H, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ का यहाँ डिस्प्लेस हुआ और यहाँ से यहाँ, यस सर। तो CH आपका पॉजिटिव हुआ, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, उसके बाद ये तो हुआ एल्कीन के साथ, ये तो हुआ पाई सिस्टम के साथ, दूसरा आपका CH2 पॉजिटिव, यहाँ डिस्प्लेस ऐसे किया तो ये आपका CH आपका पॉजिटिव, डबल बॉन्ड आपका CH2, तीसरा पॉइंट लिखा आपने CH, यहां पर बॉन्ड आपने निकाल दिए, ये आपका CH2 ऑड इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ दिया, एक ये, अब आपका इस H के पास, यानी H के पास एक आपका क्या आ जाएगा बेटा, H के पास आपका एक ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, यहाँ H के पास ऑड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड यहाँ CH2 हुआ। देखो तीनों कंडीशंस आपके, यहाँ कोई बॉन्ड है क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या क्या कहते हैं, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, और इसे कहते हैं बेकर नेथन इफेक्ट, बेकर नेथन इफेक्ट इसे कहते हैं, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इसे कहते हैं, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इसे कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस
नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहलाया बेटा, ऐसे बताओ फटाफट कोई। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहलाया? ये हाइड्रोजन निकल गया ना इसका बॉन्ड। हाँ, क्योंकि यहाँ जहां से सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए वहां पर बॉन्ड, जहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वहां पर आपका बॉन्ड नहीं बचा, सिग्मा बॉन्ड नहीं बचा। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल गए, किसके पास चले गए, इंटरेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, पाई बॉन्ड के साथ। तो यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है बेटा, यहाँ बॉन्ड नहीं है, यहाँ बॉन्ड नहीं है, यहाँ बॉन्ड नहीं है, तो इसे क्या कहा, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा। देखो किन किन के बीच में उत्पन्न होगा, याद रखना आपको, किस किस के बीच में उत्पन्न हो सकता है भाई, एल्कीन में हो सकता है, उसके बाद कार्बोकैटायन में हो सकता है, कार्बो कैटायन में हो सकता है, फिर आपका कार्बन फ्री रेडिकल में हो सकता है बेटा, कार्बन फ्री रेडिकल। तो इनमें तीन में हो सकता है केवल, हाइपर कॉन्जुगेशन आपका एल्कीन, कार्बोकैटायंस एंड कार्बन फ्री रेडिकल्स। देखो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रोहन बताना है फटाफट क्या पूछना चाह रहा हूं मैं, महिमा बताइए तू भी फटाफट। देखो मैं क्या कहता हूँ, जी बता दी। लिख रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, लिख रहा हूँ नोट करके। साकिब हटा दो बेटा, साकिब है, हटा दूं, रह रहा है अभी। ये तो पोलर बियर है। चल कर ले रह रहा है तो, ये तो मैंने लिखवाया हुआ, मैं तो आज आप लोगों को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि सब समझ में आ जाए आप लोगों को क्या कैसे कैसे हुआ है ना, क्योंकि एक बार के मैं करा के चला जाता फिर आप लोगों की समझ में नहीं आवती बात। आज तो ये मैंने इसलिए रिपीट करा तो आपको बैठ कर देखना था कि हाँ है क्या क्या पॉइंट हम पढ़ रही है क्या चीज हमें पढ़ा क्या क्या, है ना, इससे फिर इजीली समझ में आ जाता है। क्योंकि जब एक चीज को भी एक पहली बार पढ़ते थोड़ी कम समझ में आती है, दूसरी बार पढ़ते थोड़ी ज्यादा समझ में आ जाती है। बस अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, मैंने तो बता दिया कि हाँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा, कहाँ पे आपका रेजोनेंस होगा, है ना। ये तो मैंने रिपीट किया आज आप लोगों को सारा, नहीं तो पहले मैं इसको पूरे को करा चुका हूँ बड़े अच्छे से, डिटेल में पहले करा चुका हूँ, आज मैंने रिपीट किया थोड़ा सा, है ना, कि समझ आ जाए ताकि हाँ भाई कैसे क्या पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, आपको क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ, यानी आप मुझे बताएंगे हो गया। which has which one has maximum value of which one has maximum value of heat of hydrogenation, heat of hydrogenation, heat of hydrogenation, which one has maximum value of heat of hydrogenation। ए ऑप्शन आपका CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2, बी ऑप्शन आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, सी ऑप्शन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, डी ऑप्शन CH3 सिंगल बॉन्ड C के साथ में फिर CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इन चार में से किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू ज्यादा होगी? हमेशा देखो क्या कहता हूं मैं कहता हूं एल्कीन, एल्कीन प्लस आपका H2 और यहाँ निकल आपका कैटलिस्ट है, प्लस आपका एल्केन बनेगा, प्लस हीट आपकी रिलीज होगी। ये जो हीट आपकी रिलीज हो रही है ऐसे कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। मैंने कहा इन चारों में से किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगी, यानी किस में ज्यादा हीट रिलीज होगी, किस में हीट रिलीज ज्यादा होगी आपकी, यानी यहाँ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ये आपका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो बी का इसका आंसर है बी, क्योंकि लेस स्टेबल है, लेस कंपेरेटिवली लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। ऐसा कैसे कहा इसने? देखो कैसे कहा, जब एक ही बात करते ना, ऑप्शन एक ही बात, ऑप्शन एक ही जब बात करता हूं साक्षी, जब ऑप्शन एक ही बात करते हैं
तो आपके पास कितने अल्फा एच एटम है इसमें? ये भी अल्फा कार्बन 6 अल्फा एच हुए। बी वाले में कितने अल्फा एच हैं? बी वाले में आपके अल्फा एच हैं कितने? बी वाले में आपके 3 अल्फा एच हैं। बी वाले में 3 और सी में भी आपके कितने अल्फा एच हैं? 6 अल्फा एच हैं। और डी में कितने हैं? 9 अल्फा एच हैं। तो मैंने क्या कह रखा, देखिए, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा एच एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच एटम्स। याद रहेगी बात है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच एटम्स आपका। तो स्टेबिलिटी जो होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच एटम्स के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है सर। तो ये बात, इसमें सबसे कम अल्फा एच एटम इसमें थे, इसका मतलब लेस स्टेबल है। जो लेस स्टेबल होगा मोर रिएक्टिव होगा, जो मोर रिएक्टिव होगा तो उससे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। तो याद रखना था कि ठीक है जी, चारों एल्कीन में आपकी लेस स्टेबल जो एल्कीन है वो प्रोपीन है। बी ऑप्शन है, प्रोपीन आपकी लेस स्टेबल है। जो लेस स्टेबल होगी तो वो मोर रिएक्टिव हो, मोर रिएक्टिव है ना। स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी के रेसिप्रोकल होती है। स्टेबिलिटी, है ना, रिएक्टिविटी के रेसिप्रोकल होती है। क्लियर है ये बात? अब आप लोगों को क्वेश्चंस आगे देखो, मैंने एक पॉइंट आगे और आप लोगों से बताया था, पॉइंट अगर आप लोगों की याद हो, हाइपर कॉन्जुगेशन से आगे मैंने कराया था रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में मैंने आप लोगों से कराया था, पहला पॉइंट था आपका कार्बोकैटायन। याद है क्या? कार्बोकैटायन कराया था पहला पॉइंट मैंने। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, रिएक्टिव इंटरमीडिएट में पहला पॉइंट था आपका कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायंस में क्या था आपका? ये कार्बोकैटायंस था an organic species which having positive charge carbon with sextet of electron is called carbocation। an organic species, एक ऑर्गेनिक स्पीसीज था which has positive charge carbon with sextet of electron is called carbocation। यानी वह ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन होता है और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे आप कार्बोकैटायंस कहते हैं। यानी एक ऐसा ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे आप कार्बोकैटायंस कहते हैं। ऐसा ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे आप कार्बोकैटायन कहते हैं। एन ऑर्गेनिक स्पीसीज विच हैविंग which having positive charge carbon with sextet of electron is called कार्बोकैटायन। इसकी स्ट्रक्चर क्या थी? ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि इस पर हाइब्रिडेशन टू sp पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे क्या है? sp2। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनी थी। कितने पार्ट लिखवाए थे? सबसे पहला पार्ट लिखवा था स्टेबिलिटी का, ये आपके पास क्या था? ये इसका नाम क्या हुआ? इसे क्या कहा था मैंने? ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। उसके बाद इसको लिखवाया था और उसके बाद आपका नंबर था ये वाला वही। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई होगा तो ये होगा। उसके बाद दूसरा नंबर किसका था बेटा? एरोमेटिक का, एरोमेटिक कार्बोकैटायन। ये आपका एरोमेटिक कार्बोकैटायन था, पॉजिटिव चार्ज हुआ यहाँ पर इस पर। और फिर आपका ये, उसके बाद किसको लिखवाया था? फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायंस लिखवाया था। फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। एक आपका पीएच ये हुआ, तो यहाँ पर आपका ये पीएच हुआ फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। 2 पीएच आपके सीएच के साथ, एक पीएच आपका फिर इधर लिखा। उसके बाद क्या लिखवाया था बेटा? एलाइल कार्बोकैटायन। फिर नंबर किसका था? एलाइल कार्बोकैटायन का। यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C पे चार्ज पॉजिटिव था। ये CH3, ये CH3। देखो ध्यान से, ये कार्बोकैटायंस रेजोनेंस भी शो कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है।
ये रेजोनेंस भी शो कर रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है क्योंकि CH3 पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है, यानी रेजोनेंस के द्वारा भी स्टेबलाइज है, प्लस आई इफेक्ट के द्वारा भी स्टेबलाइज है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट का मतलब दोनों मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को दे रहे हैं, अलोंग यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज कार्बन। तो ये तीनों इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है। उसके बाद फिर आपका था CH2 डबल बॉन्ड, आपका CH सिंगल बॉन्ड, आपका CH प्लस के साथ यहाँ पर आपका CH3। उसके बाद फिर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, आपका CH2 प्लस। ये केवल रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है, केवल रेजोनेंस, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है, केवल रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है। ये रेजोनेंस के द्वारा भी स्टेबलाइज है, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा भी स्टेबलाइज है, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण भी स्टेबलाइज है। तीन इफेक्ट इसमें लग रहे हैं। उसके बाद मैंने पांचवा आपसे क्या कहा था, एल्काइल कार्बोकैटायन। तो एल्काइल कार्बोकैटायंस में ये बात आपको यहाँ सबसे ज्यादा, अगर एल्काइल कार्बोकैटायंस कोई स्टेबल है तो ये वाला है, सबसे ज्यादा अल्फा एच एटम इसके पास है। उसके बाद फिर आपका कौन सा कहा था, ये वाला आपका पॉजिटिव, यहाँ H है। उसके बाद आपका CH3C के साथ ये H हुआ, ये H हुआ ये, और सबसे कम आपका स्टेबल ये हुआ। तो ये ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस आपको याद रखना है। बस इंपॉर्टेंट बात यह है, यानी यहाँ पर इसे अलग से स्टडी करेंगे, इसको अलग से स्टडी करना होता है, यानी इसको अलग से स्टडी करना है। पांचों को ऐसा आपको याद ही रखने हैं, अलग से याद रखना। एक बार बताएंगे क्वेश्चंस, मैं फिर लिख रहा हूँ। लिखवाया हुआ पहले पांचों हेडिंग, साकिब ऐसे लिखवाया हुआ पहले पांचों पॉइंट, अगर आपने ऐसे लिखे हो तो नंबर 1 पर आपका साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन था, दूसरा आपका एरोमेटिक कार्बोकैटायंस था, तीसरा आपका फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायंस था, चौथा आपका एलाइल कार्बोकैटायंस था, पांचवा आपका एल्काइल कार्बोकैटायंस था। तो ऐसे सीक्वेंस में लिखे गए हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल पहला हेडिंग है, उससे कम स्टेबल है बेटा, पहला बताओ, मैंने पहला लिखा था। हाँ। सबसे पहला आपका साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है बेटा पहला। दूसरा था आपका एरोमेटिक कार्बोकैटायन, तीसरा था आपका फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, चौथा आपका था एलाइल कार्बोकैटायन, पांचवा आपका होगा एल्काइल कार्बोकैटायन। तो ये पांचों हेडिंग में ऐसे आपको याद रखने थे। मैं कह रहा हूं कि अलग से थोड़ा सा ये भी याद रखना है, ये वाला अलग से याद रखना है, अलग से ये थोड़ा अलग से याद रखना है। क्या, सब स्टेबिलिटी ऑफ सबस्टिट्यूटेड फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, महिमा बता दे फटाफट। स्टेबिलिटी ऑफ तो रिएक्शन है आपका, आज दो है, फिनाइल दूसरा से लाए था फर्स्ट टाइम। पहला, फिनाइल मिथाइल, बस अभी इसके बाद फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। ये आपका फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है, इसे कहता हूं मैं फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायंस में भी सबस्टिट्यूटेड कार्बोकैटायंस की बात कर रहा हूं मैं, जो तुम्हारे पास क्वेश्चन आता रहता है। एक तो लिखा फर्स्ट ये, सेकंड आपने लिखना है ये CH2 प्लस आपका NO2 हो गया ये सेकंड आपका। थर्ड आपको लिखना है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर आप लोगों को मिलेगा एक नीट में, यहां से क्वेश्चंस आपको जरूर मिलना है एक, या तो ये पूछ लेगा विच इज मोस्ट स्टेबल, या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछ लेगा आपका। CH2 प्लस और यहां पर आपको लिखना है CHO। इनको स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है भाई। महिमा फटाफट आंसर बता। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, 1 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बोलो फटाफट। 1 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, दूसरा पहला, है बेटा, दूसरा, तीसरा, चौथा पहला। पहला चौथा तीसरा सबसे पहले पहला, इंक्रीजिंग ऑर्डर हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग का मतलब सबसे कम पहले, और सबसे अच्छा सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, फोर्थ, और फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट। महिमा यही है तो कहीं और है? यही है तो आंसर बता, फटाफट आंसर बोल। फिर क्या कह रहे हैं? इसे कहा कि ये कह रही है, ये कह रही है कि सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट कह रही है। एक सेकंड सबसे कम स्टेबल आपका, मैंने एक ट्रिक बताई थी बेटा, अगर आप लोगों को याद हो तो। ऐसे बताई थी। अलीना क्या थी वो ट्रिक बेटा? वो थी, देखिए सबसे, ये ट्रिक था आपका, ये ट्रिक बताई थी कि सबसे कम स्टेबल माइनस आर, 10 माइनस आई, देन 5 प्लस आई प्लस आर। ये ट्रिक है बेटा, स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये। प्लस आर स्टेप और यहाँ पे लगा हुआ है माइनस आई, पर ये तो यहाँ पे लगा हुआ है माइनस आई, यहाँ पे लगा हुआ है प्लस आर, तो दो तो हो गए माइनस आई के। कौन कौन? सेकंड सबसे कम हो गया, सेकंड से ज्यादा आपका फोर्थ हो गया, उसके बाद आपका, उसके बाद आपका हो गया, उसके बाद फर्स्ट हो गया, फर्स्ट फर्स्ट और फर्स्ट, क्योंकि ये फाइव है, ये लिखा यहाँ फाइव, 5 फाइव मतलब एम्प्टी, खाली, जिस पर कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, जिस पे कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है। और फिर आपका है थर्ड, तो ये इसका ऑप्शन था, ये इसका ऑप्शन था।